ओके स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं फ्यूचर इवोल्यूशन। तो ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया का ही पार्ट, जो हम लोगों ने अर्ली एज किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने पोस्ट 1991 किया था। अब हम लोग करेंगे 2000 टू 2020 के बीच में क्या हुआ था वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपीएस। तो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी एक साथ पार्टनरशिप करती है और फर्दर एंटरप्राइज को चलाती है, क्योंकि उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं? रेगुलेटरी रिफॉर्म्स अंडर दी पब्लिक मैनेजमेंट मोड्स टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को, वो और इम्प्रूव हो जाता है और एनहांस हो जाता है। इसलिए ये इनिशिएटिव लिया जाता है कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप है जो पार्टनरशिप करे, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंट्रोड्यूस ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, सिटीजन चार्टर्स, ग्रेवियंस रेड्रेसल, ई गवर्नेंस एंड लोकपाल इंस्टीट्यूट्स टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी गई थी 2005 में, क्योंकि हमारा जो एंटरप्राइज का ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, वो और इम्प्रूव हो सके और बूस्ट हो सके, इसलिए ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी थी अंडर एक्ट आरटीआई एक्ट 2005। फिर है स्ट्रैटेजिक वर्सेस नॉन स्ट्रैटेजिक क्लासिफिकेशन टू 2020 ऑनवर्ड्स। तो स्ट्रैटेजिक क्या होता है, नॉन स्ट्रैटेजिक क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि हर एक एंटरप्राइज जो होता है, ठीक है, तो वो जो लार्ज स्केल पे होता है, तो एक तो वो स्ट्रैटेजिक होगा या फिर नॉन स्ट्रैटेजिक होगा। मतलब क्या कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे बहुत सेंसिटिव सेक्टर होता है, जहाँ पे ह्यूज स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। वेराज कुछ एंटरप्राइजेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहाँ पे हम एक ही पर्टिकुलरली मेथड या मोड या पैटर्न लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़े छोटे बहुत स्ट्रैटेजीज होते हैं, वहां पे थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन मेजर कुछ नहीं होता, तो नॉन स्ट्रैटेजिक में आ जाएगा। तो ये डिवाइड कर दिया गया था 2020 से। तो न्यू पॉलिसी आई थी, न्यू पॉलिसी फर्दर डिफाइन स्ट्रैटेजिक सेक्टर वेयर गवर्नमेंट वाइल रिटेन अ प्रेजेंस, while non government will retain a presence, while non strategic PSUs may be privatized। तो जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर था वहां पे गवर्नमेंट आके मॉनिटर करती थी, देखती थी, उसका प्रेजेंस था गवर्नमेंट, क्योंकि स्ट्रैटेजिक सेक्टर जो होते हैं काफी सेंसिटिव होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे डिफेंस वगैरह आ जाता है उसमें। तो ये सिक्योरिटी हमारे कंट्री के लिए, पर्टिकुलर एक एरिया के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट ध्यान देता है, गवर्नमेंट अपना प्रेजेंस बना के रखता है, गवर्नमेंट मॉनिटर करता रहता है। वेराज नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में इतनी कुछ क्या बोलते हो क्या बोलते हो इतनी कुछ ऐसी बात नहीं होती है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया चल रहा है, सेंसिटिव इशू चल रहा है, ठीक है, जो सेंसिटिव इशू पे हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं होती, इसलिए प्राइवेटाइज किया जाता है कि आप प्राइवेटाइज करके इसको चला सकते हो, ठीक है। फिर आता है ग्लोबल एंटरप्राइज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ग्लोबल एंटरप्राइज काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एंटरप्राइज एमएनसीज, एमएनसीज क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर समझोगे तो आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहले तो इतना समझ लो कि ये हम लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, क्योंकि ग्लोबल एंटरप्राइज, ये हमारा जो एंटरप्राइज है वो इंटरनेशनली ग्लोबली पर्टिकुलरली वर्क करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई छोटे मोटा बिजनेस तो ग्लोबली नहीं जाता है, तो लार्ज स्केल ही जाता है, बड़ा एक्सपांडेड बिजनेस है ना, जो बहुत टाइम तक सर्वाइव कर चुका है, बहुत टाइम तक अच्छा काम कर चुका है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वही ग्लोबली जा पाता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज की, फॉर एग्जांपल ये मेरा एंटरप्राइज है, ठीक है, तो ये मेरा एंटरप्राइज दूसरे कंट्रीज में भी उसका स्टार्ट किया गया है, ठीक है, मतलब उसका इंस्टीट्यूट है, बेसिकली दूसरे कंट्रीज में भी ये वर्क करता है, और वहां पे हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, ऑफिस होते हैं, ठीक है। वेर एज उसका जो हेड क्वार्टर होता है, उसका जो मेन ऑफिस होता है, वो हमारे कंट्री में होगा, क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो इंडिया में उसका हेड क्वार्टर होगा, ठीक है। तो इसको एमएनसी बोलेंगे। ह्यूज कॉपरेशन इन मल्टीपल कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में, तो डिपेंड करता है आप कौन से कंट्री में बिजनेस करते हो, उस कंट्री में आपका वो इंस्टीट्यूट, आपका जो ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, वहां पे भी एक ऑफिस होगा, ठीक है, विथ हेडक्वार्टर्स इन होम कंट्री। लेकिन हेडक्वार्टर्स का होगा होम कंट्री में, मेरे कंट्री में होगा, ठीक है।
विथ ब्रांचेस सब्सिडीज ग्लोबली। तो हम ये ग्लोबली करते हैं, ठीक है। तो हम ये कोई भी कंट्री में कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे पर्टिकुलरली हमारा बिजनेस करना चाहते हैं, और हमारे हेडक्वार्टर्स में हम लोग सब ध्यान देते हैं कि सारे कंट्रीज में ये कैसे वर्क कर रहा है और हम कैसे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फिर आते हैं इसके फीचर्स और बेनिफिट्स पे। तो इसमें मेरिट्स डीमेरिट्स ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरिट्स है, बेनिफिट्स है और चैलेंजेस है, ठीक है। तो आपको इसमें ये करना है, या आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, एनसीईआरटी में जैसे दिया है वैसे हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको लाके रख दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी पैराग्राफ में है, तो हम लोग कुछ अलग से कुछ बना के नहीं डाल रहे, एनसीईआरटी का ही मटेरियल यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर मैसिव फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एक्सेस टू इक्विटी, बॉन्ड्स, इंटरनेशनल लोन्स, हाई क्रेडिबिलिटी इन कैपिटल मार्केट। तो इसका क्या फायदा है, पहले तो मैंने बोला कि लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल है तो बहुत बड़ी फंडिंग लगेगी, है ना, बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा, तो इधर उनके पास स्ट्रेंथ होती है मैसिव कैपिटल या मैसिव फाइनेंस को उठाने की, मैसिव फाइनेंस को रन करने की, बेसिकली उसको यूज करके ऑपरेशंस वगैरह करने की स्ट्रेंथ होती है उनमें। अगर एक लार्ज स्केल बिजनेस काम कर रहा है बहुत सारा कैपिटल लगा के, तो उसका ऑपरेशन भी उतना स्ट्रॉन्ग है, इतना समझ लो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहीं से भी इक्विटी, बॉन्ड्स, ठीक है, कोई भी लोन्स ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो क्रेडिटेबिलिटी होती है वो काफी हाई होती है, हम कैपिटल मार्केट में बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को, उनको पता होता है, जो लेंडर्स होते हैं या जिससे हम बोरो करते हैं, ठीक है, तो वो सारे जैसे डिवेंचर होल्डर्स हो गए, या फिर अगर हम इक्विटी दे रहे हैं तो शेयर होल्डर्स हो गए, तो उनको पता होता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसके काफी मेजर रेवेन्यूज है, बहुत सारे कंट्रीज में ये काम कर रही है, तो ऑब्वियसली ये हमें रिटर्न दे पाएगी। अगर डिवेंचर होल्डर्स है तो उनको पता होता है कि ये मुझे इंटरेस्ट दे पाएगी, मुझे मेजॉरिटी पे पे बैक कर पाएगी। अगर शेयर होल्डर्स है तो वो लोगों को भी पता होता है कि मुझे पार्ट ऑफ प्रॉफिट, मुझे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो उनको पता होता है, इसलिए यहाँ पे लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इनको कुछ कैपिटल की कमी नहीं होती। फिर आता है फॉरेन कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर्स विद लोकल फर्म्स often include tech transfer, branding agreement, but may include restrictive clauses। तो बहुत बार क्या होता है कि पार्टनरशिप होती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और मेरा ऑर्गेनाइजेशन है समझो स्विट्जरलैंड में, तो वहां पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम दोनों डिसाइड करते हैं कि हम जॉइंट वेंचर कर ले, मतलब दोनों पार्टनरशिप कर ले, ठीक है। जब पार्टनरशिप होती है, क्यों की जाती है, क्योंकि समझो मेरे कुछ नीड्स डिमांड्स है, ठीक है, तो मैं आउटसोर्स करती थी कुछ चीज को, तो मुझे अभी आउटसोर्स नहीं करना पड़ेगा, ये जो मेरी पार्टनर कंपनी है वो मुझे हेल्प करेगी, मेरे पर्टिकुलरली जो भी मेरे क्या बोलते हैं एक्टिविटीज में मुझे हेल्प की जरूरत थी, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए मुझे आउटसोर्स करना पड़ रहा था, या पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए मुझे आउटसोर्स करना पड़ रहा था, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो मेरी पार्टनर है, जो पार्टनर कंपनी मेरे पास आ रही है, वो मुझे हेल्प करेगी इस चीज में। तो क्या होता है, हर एक कंपनी का कोई ना कोई एक्सपर्टीज होती है, तो वो दूसरे कंपनी को हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जॉइंट वेंचर वगैरह किया जाता है। तो जब भी जॉइंट वेंचर वगैरह होता है, दो कंपनीज पार्टनरशिप करती है, तभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस लगाए जाते हैं, मतलब बेसिकली रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ऑब्वियसली रूल्स रेगुलेशन होंगे, ऐसे ही हैपोथेटिकली कोई भी पार्टनरशिप नहीं करता है, जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप में भी हम लोग को बहुत रूल्स रेगुलेशन हमने देखे हैं, है ना, लास्ट चैप्टर में, कि कितना सब कुछ होता है, कि पार्टनर को सब क्या बोलते हैं डीड बनाई जाती है, फिर वहां पे सब लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, और भी इसके फीचर्स बेनिफिट्स है, और इसके फिर हम लोग चैलेंजेस भी देखेंगे, तो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, कंटिन्यू करते हैं इसके मेरिट्स और फिर करेंगे चैलेंजेस। तो हमने दो मेरिट्स की थे, तो हम थोड़े से कंटिन्यू करेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी, कटिंग एज प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी दैट मीट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो मैंने पहले ही बताया, बहुत बार रिपीटेटिवली बताया कि लार्ज स्केल ऑपरेशन हो रहा है, बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, टेक यूज किया जाता है, हर एक पर्टिकुलर हमारे जो भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, ऑपरेशंस है, वहां पे बहुत बड़े बड़े मशीनरी, टूल्स, है ना, अलग अलग टाइप का टेक यूज किया जाता है। तो इसलिए जो प्रोडक्शन मेथड्स है, ठीक है, और हमारा जो
टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो हाई क्लास टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ताकि जो हमारे इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसको मीट कर सके, ठीक है। अभी इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं जिसका मतलब क्या है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है जब आप ग्लोबली बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ग्लोबली बिजनेस कर रहे हो, दूसरे कंट्री को भी सर्व कर रहे हो, दूसरे कंट्री के साथ डील कर रहे हो, तो आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है और वो हम एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से कर पाते हैं। फिर आता है इनोवेशन एंड R&D। R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिसर्च डिपार्टमेंट क्रिएट न्यू प्रोडक्ट एंड डिजाइन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, सारे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने वाले होते हैं, है ना। तो सारे ऑपरेशन स्मूथली कंडक्ट होते हैं यहाँ पे। तो उसके साथ नए नए आइडियाज, नए नए इनोवेशन ये लोग उस पर काम कर रहे होते हैं। तो इनोवेशन कैसे आता है? जब हम R&D करते हैं, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जब आप रिसर्च करोगे, आप चीजें एनालाइज करोगे, ठीक है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करोगे और फिर आप नए नए आइडियाज को उसके साथ लिंक करोगे, ठीक है, तो इनोवेशन होगा। तो इनोवेशन यहाँ पे होता है क्योंकि जो हमारे डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट, वो काफी स्ट्रॉन्ग रिसर्च डिपार्टमेंट होते हैं। उनके पास हर टाइप का क्या बोल सकते हैं टेक वो इस्तेमाल करते हैं कि वो मैक्सिमम जो रिसर्च कर सके, मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सके। उसके वजह से इनोवेशन काफी इजी हो जाता है और फिर वो नए प्रोडक्ट्स और उसके डिजाइन पे काम करते हैं, ठीक है। फिर ये ओवरऑल हमारे रेवेन्यू में हेल्प करता है, ये छोटा सा पार्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप देखते हो कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, उनकी पैकेजिंग कैसे होती है, ठीक है, उनके डिजाइन कैसे होते हैं, काफी यूनिक होते हैं, काफी यूनिक तरीके से उनको लेबलिंग किया जाता है ताकि हम अट्रैक्ट हो सके, हम कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सके। तो ये यहाँ पे होता है, इन डिपार्टमेंट्स के वजह से होता है। फिर आता है सोफिस्टिकेटेड मार्केटिंग, एग्रेसिव स्ट्रेटजीज, रोबोस्ट मार्केट रिसर्च, ग्लोबल ब्रांडिंग, स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग। तो एग्रेसिव स्ट्रेटजी कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, ठीक है। कभी वो बहुत लोग इसको नेगेटिवली यूज करते हैं, ठीक है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव आप बोलोगे अगर एग्रेसिव आप देख रहे हो, क्योंकि एग्रेसिव ये वर्ड खुद नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पॉजिटिवली देखा जाता है कि हम जो स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बिल्ड करते हैं, यूज करते हैं, डेवलप करते हैं, वो काफी एग्रेसिव होती है। मतलब वो ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा उस पर इम्प्लाई किया जाता है, ज्यादा रिसर्च और बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके वगैरह स्ट्रैटेजीज बिल्ड की जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट रिसर्च है, ग्लोबल ब्रांडिंग होती है और स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने बोला सब कुछ हाई क्लास होता है, सब कुछ ज्यादा हम लोग टेक वगैरह इस्तेमाल करके चीजें करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग भी काफी हम लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करते थे, प्रोडक्ट बनाते थे, तो प्रमोट करना, एडवर्टाइजिंग करना, ठीक है, ब्रांडिंग करना, ठीक है, ग्लोबल ब्रांडिंग, हमारे ब्रांड को और क्या बोलते हो अपलिफ्ट करना, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड मार्केटिंग में होता है। मतलब प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ पे काफी सोफिस्टिकेटेड मार्केटिंग होती है, बहुत प्रोफेशनल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। फिर एक ग्लोबल मार्केट रीच, ऑपरेशन बियॉन्ड, यहाँ पे गलत हो गई स्पेलिंग, ओके, operations beyond borders via subsidiaries, affiliates, dominate market across regions। तो यहाँ पे हमारा जो मार्केट है वो अब हमें जो मार्केट मिलता है वो हमें ग्लोबल मार्केट मिलता है, ठीक है। तो हम कोई भी कंट्रीज में यहाँ पे चीजें हमारी प्रोड्यूस करके सेल कर सकते हैं, ठीक है, हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें ये बहुत बड़ा मार्केट मिलता है जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर दूसरे कंपटीटर्स के प्रोडक्ट को डोमिनेट कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजीज और स्किल्स को यूज करके। तो इसलिए हमें ये लार्ज मार्केट मिलता है हमारे चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे सर्विसेज को एक्सप्लोर करने के लिए। फिर सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी, हेडक्वार्टर्स मेक पॉलिसी डिसीजंस, लोकल यूनिट्स मैनेज डेली ऑपरेशंस। तो जो ऑब्वियसली सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी, सेंट्रलाइज मतलब क्या, हमारा जो हेडक्वार्टर है जो हमारे कंट्री में, या मैंने फर्स्ट पॉइंट में या सेकंड पॉइंट में भी बताया था कि वो सारी चीजें करता है, ठीक है, वो मॉनिटर करता है बाकी सारे कंट्रीज के हमारे ऑफिसर्स को, ठीक है, हमारा जो भी बड़ा सा वहाँ पे वेंचर सेट किया गया है उसको,
वहां से हमारे हेडक्वार्टर से पॉलिसी डिसीजन दिए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं, और बाकी के जो सारे ऑफिसर्स है दूसरे दूसरे कंट्री में, लोकल यूनिट्स है, वो लोग ये सब कुछ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हेडक्वार्टर से सब कुछ क्या बोलते हैं डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन फॉर्म होते हैं हमारे हेडक्वार्टर से, इसलिए यहाँ पे सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी कहा गया है कि एक जगह से डिसीजन लिए जाते हैं और बाकी सारे जगह पे वो फॉलो किए जाते हैं, इसलिए सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी कहा गया है, ठीक है। आई होप आपको मेरिट समझ गए होंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं चैलेंजेस पे, फिर हमारे ये एमएनसी का पार्ट, ग्लोबल एंटरप्राइज का पार्ट खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग जॉइंट वेंचर्स करेंगे। तो इसके चैलेंजेस क्या है? ऑब्वियसली कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, है ना, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो देखते हैं क्या चैलेंजेस है। तो सबसे पहले है मोनोपोली रिस्क एंड वेल्थ कंसंट्रेशन, में क्राउड आउट लोकल फॉर्म्स एंड सेंट्रलाइज इकोनॉमी पावर। तो क्या हो जाता है, अगर आप समझो कि दूसरे कंट्री में काम कर रहे हो, समझो आप स्विट्जरलैंड में काम कर रहे हो, तो बहुत बार ऐसे जाते हैं वहां के जो लोकल्स है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगता है कि हाँ ये हमारे मतलब मेरा भी सेम सेक्टर में बिजनेस है, इसका भी सेम सेक्टर में बिजनेस है, हमारे कंट्री का भी नहीं है और ये अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा हमसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो क्या करते हैं लोकल जो सारे एंटरप्राइजेस है, ठीक है, लोकल जो फर्म्स है वो क्या करते हैं एक साथ आ जाते हैं सारे, और हमें वो लोग क्या बोलते हैं वो सारे एक साथ आ जाते हैं, मेक क्राउड आउट लोकल फर्म्स, और हमारे लिए फिर वो रिस्की हो जाता है क्योंकि वो लोग का उन लोग की यूनिटी होती है हमारे अगेंस्ट, ठीक है। तो वो एक रिस्क है। फिर है प्रॉफिट रेपुटेशन repatriation, earning often sent back to home country, limited benefits to host nations। तो जो ऑब्वियसली अभी समझो कि मैं इंडिया से हूँ और मैं बिजनेस कर रही हूँ और मैं स्विट्जरलैंड में बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, पोलैंड में बिजनेस कर रही हूँ, तो वहां लोग उन लोगों को उस कंट्री को ज्यादा कुछ, मेरे को रेवेन्यू जो मैं जनरेट कर रही हूँ उसमें से कुछ ज्यादा पार्ट उनको नहीं मिलता है, ठीक है, जो होस्ट कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, बिजनेस तो इंडियन का है, ठीक है, लेकिन ये हो रहा है स्विट्जरलैंड में, तो स्विट्जरलैंड को ज्यादा कुछ प्रॉफिट यहाँ पे होगा ही नहीं, तो वो क्यों मेरी जो इंडस्ट्री है, मेरी जो कंपनी है वहां पे सेटल होने देगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है सेटल होने के लिए क्योंकि होस्ट कंट्री को ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता, तो उनके लिए डिसएडवांटेज है, ये चैलेंज है, ठीक है। तो ये होस्ट कंट्री को ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता, लिमिटेड बेनिफिट्स मिल पाते हैं, ठीक है, और सब कुछ आ जाता है कहाँ पे, मेरे को आ जाएगा रेवेन्यू सब हमारे बैक टू द कंट्री, ठीक है। तो हमारे होम कंट्री को, अगर इंडियन हो, इंडियन का बिजनेस है, तो इंडिया के पास वापस से सब रेवेन्यू आ जाता है, प्रॉफिट आ जाते हैं। फिर है लिमिटेड लोकल R&D, few MNCs reinvest in local innovation hindering domestic capacity। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैं स्विट्जरलैंड में बिजनेस कर रही हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो वहां के जो इन्वेस्टर्स है वो मेरे बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो अपने लोकल फर्म्स के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो यही करते हैं बहुत बार लोग कि जो उनके लोकल फर्म्स है उनमें इन्वेस्ट करते हैं और जो दूसरे कंट्रीज के फर्म्स है वहां पे इन्वेस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे हमें R&D जो है वो कम मिल पाती है या हमारे इनोवेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये लोकल्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी डोमेस्टिक कैपेसिटी हैंडल ना हो इसलिए। फिर आते हैं पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिस्क, एक्सपोजर टू लोकल इंस्टेबिलिटी, रेगुलेशन एंड कल्चरल मिसमैचेस। तो क्या हो जाता है, अभी हमारे कंट्री में देखो काफी अलग कल्चर है, उनके कंट्री में काफी अलग कल्चर है, और हमारा एंटरप्राइज उनके कंट्री में अगर सेटअप हो रहा है और हम एज ए इंडियन सोचते हैं, ठीक है, हम एज ए इंडियन चीजों को करते हैं, सोचते हैं, हम एज ए इंडिया, हमारा जो बिलोंगिंग है, हमारा जो बैकग्राउंड है वो इंडिया से है, ठीक है, तो हमारा माइंडसेट भी काफी इंडियन लोगों के जैसा ही होता है, हम इंडियन है खुद, तो यहाँ के कल्चर्स, यहाँ के क्या बोलते हैं नॉर्म्स और जो भी चीजें हैं वो काफी डिफरेंट है, ठीक है, वेराज उनके जो भी चीजें हैं, उनके जो कल्चर होंगे वो काफी डिफरेंट होंगे, तो ये कोप करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि हम उनके जैसे सोचे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स एक MNC है जो हमारे कंट्री में भी एक मैकडोनल्ड है, राइट, तो एक मैकडोनल्ड मतलब बहुत सारे उसके ब्रांचेस है, बट मैं बता रही हूँ कि मैकडोनल्ड हमारे कंट्री में भी है, राइट, तो बहुत सारी कंट्रीज में वो बीफ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बीफ सेल करता है, बीफ अपने मेन्यू
में रखता है, लेकिन हमारे कंट्री में नहीं रखता, क्योंकि उसको पता है लोकल्स, हमारे जो लोकल्स है वो बीफ नहीं खाते, ठीक है, वो बीफ को क्या बोलते हैं, हम बॉयकॉट करते हैं बीफ को, तो हम नहीं खाते। तो अगर हमें पता चला कि मैकडोनल्ड्स में बीफ मिल रहा है, तो ये मैकडोनल्ड्स इंडिया में चल ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो बंद हो जाएगा, ठीक है, लोग खाएंगे ही नहीं, लोग उल्टा और बाकी लोगों को बोलेंगे कि ये बंद कर दो, ये कंपनी हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे ये बीफ प्रमोट कर रही है वगैरह वगैरह। तो इसलिए उन्होंने ये एनालाइज किया ये चीज को कि इंडिया में बीफ नहीं चलेगा, तो यहाँ ये हमारे मेन्यू से हटा दो, ठीक है। तो ये उन्होंने एनालाइज किया हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ये इंडिया के कल्चर में नहीं चलता है, ठीक है, भले ही मैं कोई भी कंट्री से हूँ, मेरा हेडक्वार्टर्स पर्टिकुलर दूसरे कंट्री में है, हम वहां उसके हिसाब से सोचते हैं करते हैं, लेकिन नहीं, जब मैं इंडिया में जाता हूँ तो मुझे इंडिया के कल्चर्स को ध्यान देना पड़ेगा, इंडिया का जो भी डिमांड है, इंडिया का जो भी क्या बोलते हैं, उधर के जो डिमांड्स है, टेस्ट प्रेफरेंसेस है, कल्चर है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा मुझे, उस हिसाब से एनालाइज करके मुझे यहाँ पे सब सेटअप करना पड़ेगा। तो वो कभी कभी करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, हमारे जो रेगुलेशंस है और उनका जो कल्चर है उसका मिसमैच हो जाता है, और उसके वजह से रिस्क जनरेट हो जाती है, कल्चरल या फिर पॉलिटिकल रिस्क जनरेट हो जाती है। तो ये सारे उसके चैलेंजेस थे। आई होप आपको वीडियो समझा होगा, ठीक है, सारा कंटेंट क्लियर हो गया होगा, ये नोट कर लो आपके बुक में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।